हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है इथेरियम 2.0, जिसको हम लोग सेरेनिटी के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है इथेरियम 2.0। तो इथेरियम 2.0 नाम से ही काफ़ी पता चल रहा है कि 2.0 मतलब कि इसके जो पहले वाला ईथर था वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, या फिर वो इथेरियम मॉडल इतना अच्छा नहीं था, तभी हमें क्या हुआ, वर्जन 2.0 की ज़रूरत पड़ी, राइट। तो आइए अब देखते हैं क्या है इथेरियम 2.0 में ऐसा जो कि इसको बेटर बनाता है अपने ओल्डर वर्जन से। तो पहली चीज है, ये है स्केलेबल, ये है स्केलेबिलिटी को फॉलो करता है। स्केलेबिलिटी का मतलब है कि अब क्या होगा, जैसे कि अभी हमारा जो नेटवर्क है ईथर का, उसमें कुछ मतलब पर्टिकुलर नोड्स हैं, कुछ सेलेक्टेड नंबर ऑफ नोड्स है, ज्यादा नोड्स नहीं है। मगर जब हम इथेरियम 2.0 को अडैप्ट करेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या कर पाएंगे, नोड्स को अटैच कर पाएंगे। इसीलिए ये क्या है, काफी ज्यादा स्केलेबल है। और साथ ही साथ अगर ये स्केलेबल है तो आप समझ रहे होंगे कि ज़्यादा नोड्स अटैच करने पे हमारे पास क्या होंगे, ज़्यादा लोग होंगे जो वैलिडेशन वेरिफिकेशन कर पाएंगे। तो इसीलिए हमारी ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इथेरियम 2.0 काफ़ी अच्छा है। और भी कई रीजन इसकी वजह से इसकी सिक्योरिटी इंक्रीज होती है, जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सस्टेनेबल। ये ज़्यादा सस्टेनेबल है एज कम्पेयर टू जो प्रीवियस हमारे मॉडल थे इथेरियम के, या फिर हम बात करें हमारे जो प्रीवियस ब्लॉकचेन के मॉडल थे, उनसे ज़्यादा ये सस्टेनेबल है। पहली चीज़ तो इसमें एनर्जी कंजम्पशन लो है, और दूसरी चीज़ ये आने वाली नीड जो है उसको पूरी तरह से सेटिस्फाई करता है, वो भी सस्टेनेबल वे से। और ये कैसे करता है अभी आपको सबको समझ में आ जाएगा, जैसे ही मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू से समझाऊंगा। तो उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अब बात करते हैं इथेरियम 2 में जो आ रहा है, इथेरियम 2 उसमें मेजर अपग्रेड्स कहते हैं, क्योंकि ठीक है इथेरियम 2.0 आ गया, मतलब इसमें ये चीजें हैं। मगर इथेरियम 2 में ऐसी क्या चीजें हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जिसकी वजह से ये चीज होने वाली है, ठीक है। तो हम कुछ मेजर अपग्रेड्स के बारे में बात करेंगे। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे पहला अपग्रेड है वो है प्रूफ ऑफ स्टेक। जी हाँ, ये तो आपने आई थिंक नाम भी सुना होगा, काफी ज्यादा इस समय चर्चा में है। एलन मस्क ने भी हर जगह मतलब ट्विटर पे पूरी तरह से बता दिया है कि प्रूफ ऑफ स्टेक ज्यादा अच्छा है इथेरियम इस वजह से। और प्रूफ ऑफ स्टेक की वजह से ही इथेरियम जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है, एक तरह से आप समझ सकते हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक आने वाली ऐसी टेक्नोलॉजी होगी, ऐसा अपग्रेड होगा जो कि इथेरियम को बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल, स्केलेबल और जैसे मैंने बताया सिक्योर बना देगा। और जो दूसरा अपग्रेड है जिसकी वजह से इथेरियम 2.0 बहुत अच्छा होने वाला है वो है शार्डिंग, जिसे हम लोग कहते हैं शार्डिंग। अब शार्डिंग क्या है, ये इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे अपने प्रूफ ऑफ स्टेक की, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि शार्डिंग क्या होती है और किस तरह से शार्डिंग की वजह से भी इथेरियम 2.0 ज़्यादा अच्छा है हमारे पुराने इथेरियम के वर्जन से। तो ये बात करते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक की। तो प्रूफ ऑफ स्टेक स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि प्रूफ ऑफ स्टेक में हमारे माइनर्स नहीं होते। जी हाँ, यहाँ पे जो होते हैं उनको कहते हैं वैलिडेटर्स। जी हाँ, इन्हें कहा जाता है वैलिडेटर्स, ना कि माइनर्स। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पर हमें बात करनी चाहिए, जैसे हम लोगों ने जब बात की थी प्रूफ ऑफ वर्क की, तो मैंने बताया था कि क्यों उसे प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं, क्या डेफिनेशन है वहाँ वर्क की, राइट। ठीक इसी तरह से जब इसे प्रूफ ऑफ स्टेक कहा जा रहा है तो इसके पीछे भी एक रीज़न है। और वो रीज़न ये है कि जब भी किसी पर्सन को वैलिडेटर बनना होता है, जिसको अगर हम लोग बात करें बिटकॉइन की टर्म की या पुराने इथेरियम वर्जन इथेरियम की मॉडल की, जिसको हम कह सकते हैं माइनर बनना होता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, उस पर्सन को कुछ ईथर अपने स्टेक पे लगाने होते हैं। जी हाँ, अभी ये स्टेक पे लगाने का क्या मतलब है अभी समझ में आ जाएगा। लेट्स से ये जो हमारे पर्सन है, इनको क्या बनना है, वैलिडेटर बनना है। और इनको अगर वैलिडेटर बनना है तो इनको अब क्या करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट ऑफ ईथर अपने वॉलेट से निकालने होंगे और देने होंगे सिस्टम को। तो ये एक तरह से समझ सकते हैं, सिस्टम मतलब ये एक लॉकर है जहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि ये लो मेरे ईथर, इसे तुम रख लो। अब ये ईथर कितना होता है, मिनिमम 32 ETH की रिक्वायरमेंट होती है एक वैलिडेटर बनने के लिए। अगर आपको मतलब वैलिडेटर बनना है तो उस वैलिडेटर बनने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ मिनिमम 32 ETH क्या होंगे, सिस्टम को देने होंगे। कहना होगा कि ठीक है मुझे वैलिडेटर बनना है तो ये 32 ETH रख लो और मुझे वैलिडेटर बना दो। क्योंकि इन पर्सन ने क्या किया, इन्होंने वैलिडेटर बनना था तो इन्होंने 32 ETH दे दिए सिस्टम को, तो सिस्टम ने कहा ठीक है अब आप एक वैलिडेटर बन गए हो। ठीक है, अब क्या होगा, इन्होंने जब ये अपने 32 ETH सिस्टम को दे दिया, अब सिस्टम कहेगा ठीक है अब आपका जो काम है वो करो, मतलब कि ब्लॉक्स को अटैच करना शुरू करो। और जब हम बात करते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक की, तो ब्लॉक के अटैचमेंट को कहा जाता है अटेस्टेशन। जी हाँ, इसको कहा जाता है अटेस्टेशन, मतलब कि एक तरह से अटेस्ट करो ब्लॉक को। तो इनको ये काम दे दिया गया। अगर ये काम, ये जो वैलिडेटर है ये सही तरीके से करते हैं, तब तो क्या होता है कि इनको इनका ईथर वापस कर दिया जाता है। मतलब जो भी लॉकर में इन्होंने ईथर जमा किया था, इनको इनका ईथर वापस कर दिया जाता है। प्लस इनको जो ट्रांजैक्शन फी होती है ब्लॉक को अटैच करने की, वो भी इनको दे दी जाती है। मतलब अगर आपने अच्छे से काम किया तो आपने जो ईथर दिया था हमको लॉकर में रखने के लिए, वो आपको वापस कर दिया गया। साथ ही साथ आपको जो ट्रांजैक्शन फी है वो भी वापस कर दी जाएगी। मतलब ट्रांजैक्शन फी जो आपने उस ब्लॉक को एक तरह से अटैच कर रहा है, जो अटेस्ट किया है, उसके लिए आपको उसकी ट्रांजैक्शन फी भी मिल जाएगी। मतलब ठीक है, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है।
बट अगर इन वैलिडेटर साहब ने कुछ गड़बड़ी करी, कुछ मेलिशियस एक्टिविटी करी, कुछ इस तरह की चीज़ करने की कोशिश की जिसकी वजह से कुछ मेलिशियस ब्लॉक अटैच करने की मान लीजिए कोशिश करी, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि जो इन्होंने ईथर दिया था वो भी इनको नहीं मिलेगा, और चांसेस है कि जो इनको ट्रांजैक्शन फी भी मिलनी थी वो भी इनको नहीं मिलेगी। तो आई होप अब आपको समझ में आएगा कि स्टेक का मतलब क्या है। स्टेक का मतलब है कि इन्होंने जो अपने ईथर था वो क्या कर दिया, एक तरह से कहा कि ठीक है ये ईथर मेरा एक तरह से गिरवी रख लो, ठीक है ये गिरवी रख लो एक तरह से, अगर मैंने अपना काम सही से किया तो मेरा ईथर मुझे वापस कर देना, और जो मैंने काम किया उसके लिए मुझे ट्रांजैक्शन फ़ी दे देना। मगर अगर मैंने अपना काम सही से नहीं किया तो मेरा ईथर भी मुझे मत देना, और अगर मेरे ट्रांजैक्शन फ़ी भी मुझे मत देना। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, प्रूफ ऑफ स्टेक कहा जाता है। यही है कॉन्सेप्ट प्रूफ ऑफ स्टेक का। आपको कुछ पर्टिकुलर ईथर अपने वॉलेट से देना होता है सिस्टम को, सिस्टम फिर आपको वैलिडेटर बना देता है, और मिनिमम 32 ETH की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप सही से काम करते हो, सही से ब्लॉक को अटेस्ट करते हो, तो आपको आपकी ट्रांजैक्शन फी और साथ ही साथ आपको आपका ईथर वापस कर दिया जाता है। बट अगर आप ये चीज़ नहीं करते हो तो आपकी ना तो ट्रांजैक्शन फी भी मिलती है और ना ही आपको आपका ईथर वापस किया जाता है। तो इस तरह से आप अपना ईथर जो है स्टेक पे रखते हो, एक तरह से आप गिरवी रखते हो, और फिर चांसेस है तभी मिलने के जब आप अपना काम सही से करते हो। तो इसीलिए इसे प्रूफ ऑफ स्टेक कहा जाता है। अब किस तरह से ये वर्क करता है, क्योंकि ये प्रूफ ऑफ वर्क की तरफ बिल्कुल नहीं वर्क करता। यहाँ मान लेते हैं कि हमारा ये इथेरियम की ब्लॉकचेन है, यहाँ हमारे डिफरेंट वैलिडेटर्स हैं, ये ठीक है, ये डिफरेंट वैलिडेटर्स हैं। अब अगर ब्लॉक को अटेस्ट करना है तो हमारी प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता था, कंपटीशन होता था। कंपटीशन कैसा कि भाई जो जल्दी माइन करेगा, जो जल्दी माइन करेगा वही क्या होगा, विजेता होगा, वही विनर होगा हमारा, है ना। मगर इस पर्टिकुलर केस में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो सिस्टम है वो सेलेक्ट करता है इनमें से किसी एक पर्टिकुलर वैलिडेटर को, इनमें से किसी एक पर्टिकुलर नोड को। हो सकता है वो ए हो सकता है कि वो ई हो, और हो सकता है कि वो बी हो। मतलब कि इनमें से वो कोई भी हो सकता है। ये पूरा रैंडम प्रोसेस है। तो यहाँ कोई कंपटीशन जैसी चीज़ नहीं कि हाँ हम कॉम्पीट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर मतलब माइंड प्रोसेस के लिए, कोई कंपटीशन प्रॉब्लम सॉल्व करें, नहीं। यहाँ पे आपको सिस्टम ही सेलेक्ट करेगा, वो सेलेक्ट करेगा कि भाई किसको वैलिडेटर बनाया जाए, और ये पूरा रैंडम प्रोसेस है। मगर रैंडमनेस में भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई क्या चांसेस हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट हूँ। लेट से मान लेते हैं कि ए ई बी है यहाँ पे, ठीक है। अब ए ई बी में अगर मैं कहूँ ठीक है ए ई बी है तो ए ई बी में रैंडम प्रोसेस से सिलेक्शन होगा, ठीक है, ये बात तो समझ में आती है। बट क्या अगर चाहता है ई कि नहीं मुझे जल्दी सेलेक्ट किया जाए, मतलब रैंडमली सिलेक्शन हो बट मुझे चांसेस मेरे बढ़ जाए सेलेक्ट होने के, तो इस केस में क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा ईथर डोनेट करेगा, जो सबसे ज़्यादा ईथर स्टेक पे लगाएगा अपने, उसको ही ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। जी हाँ, मतलब कि लेट्स अगर ए ने 10 ETH लगाए, बी ने 20 ETH लगाया और ई ने 30 ETH लगाया, और एफ और सी ने भी लेट से 40 और 50 ETH लगाए, तो इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे नेटवर्क में सबसे ज़्यादा ETH किसने लगाए, सी ने लगाए। तो अगर सी ने सबसे ज़्यादा ETH लगाए हैं और अगर ये रैंडमनाइजेशन होता है तो ज़्यादातर चांसेस है कि किसको सेलेक्ट किया जाएगा, सी को सेलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि सी ने ही सबसे ज़्यादा अपने ईथर स्टेक पे लगाए हैं। अगर ई ने लेट से 100 ETH लगाए होते तो सीधी सी बात है किसको सेलेक्ट किया जाता, तब ई को ही सेलेक्ट किया जाता, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ईथर लगाओगे, जितना ज़्यादा आप ईथर स्टेक पे लगाओगे, उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस होंगे सेलेक्ट करने के। इज जस्ट लाइक रिस्क एंड रिवॉर्ड। जितना ज़्यादा आप रिस्क लेना चाहते हो, रिस्क इन द सेंस जितना ज़्यादा आप अपने ईथर को स्टेक पे लगा के रिस्क लेते हो, ज़्यादा से ज़्यादा ईथर का, आपको सिस्टम सेलेक्ट भी उसी तेज़ी से करता है। तो ये है पूरा प्रोसेस प्रूफ ऑफ स्टेक का। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो ये चीज़ मैंने बताई दी, द मोर ईथर यू पे द मोर चांसेस ऑफ गेटिंग रैंडमली सेलेक्टेड यू हैव। तो जितना ज़्यादा ईथर आप पे करेंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप रैंडमली सेलेक्ट हो सिस्टम के द्वारा। अब कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक में, ताकि हमें सब कुछ चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। पहली चीज़, यहाँ पे इनको माइनस कहा जाता है जो पर्सन वेरीफाई और वैलिडेट करता है, जबकि यहाँ पे उनको कहा जाता है वैलिडेटर। यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि प्रूफ ऑफ स्टेक में इस तरह की कोई भी जरूरत नहीं है। आप सिंपली अपने मोबाइल या लैपटॉप से ही कनेक्ट कर सकते हो और आप वैलिडेटर बन सकते हो, सिंपली डोनेटिंग 32 ETH। इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है कि आप एक पूरी कंट्री को चला लो, एक छोटी सी कंट्री को। मगर इसमें कुछ भी इस तरह की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ और सिंपली अपने मोबाइल लैपटॉप से जुड़ना होता है। द मोर हैशिंग पावर यू हैव द मोर ब्लॉक्स यू कैन मिंट। ये चीज़ मैंने बताई भी थी कि जितना ज़्यादा आपके पास हैशिंग पावर होगी, जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी आप यूज़ करोगे, एसकी यूज़ करोगे, अरे बाप रे, आप ही बनोगे हर बार विजेता। मगर इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें आप जितने ज़्यादा ईथर को स्टेक पे लगाते हो उतने ज़्यादा आपके चांसेस होते हैं रैंडमली सेलेक्ट होने के। मैं बार बार कहूँगा रैंडमली है, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। जरूर आप ज़्यादा से ज़्यादा ईथर लगाओ तो प्रोबेबिलिटी आपकी सिर्फ बढ़ेगी ज़्यादा सेलेक्ट होने की। इसका मतलब ये नहीं कि आपने अगर 100 ETH लगाए और सिस्टम लेट से सबने 50-50 लगाए तो आप ही को बार बार सेलेक्ट किया जाएगा। रैंडमली मतलब 10 में से लेट से आपको 4 बार चांसेस मिलेंगे और सबको लेट से 2-2 बार ही चांस मिलेगा। कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं। एट द एंड
अटैक इसमें कैसे होता था, जिसके पास 50% 51% हैशिंग पावर होती थी वो अटैक कर सकता था, मतलब वही फिर रूल करता पूरे नेटवर्क पे, जो कि पॉसिबल नहीं होता है, राइट। और इसके केस में भी क्या होता है कि जो 51% का स्टेक लगाएगा, मतलब समझ लीजिए जो पूरे ऑल ओवर जो इतना ईथर है हमारा इथेरियम में, अगर हम 50% खरीदते हैं, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर जब खर्च करके हम ईथर खरीदेंगे, उसके बाद जाके हम पूरे सिस्टम पे कंट्रोल कर रहे हैं। मगर तब भी एल्गोरिथम में इस तरह के कुछ स्टेप्स लिए गए हैं जहाँ पे अगर आप 50% स्टेक खरीद भी लेते हैं, तब भी एल्गोरिथम इस तरह से वर्क करती है कि वो समझ आती है कुछ गड़बड़ है। वैसे तो आप कर ही नहीं सकते क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जरूरत है, क्योंकि ईथर बहुत महंगा है अगर आप चेक करेंगे इंटरनेट पे, पहली चीज़ तो ये। पर अगर आप लेट से बहुत अमीर इंसान हो, आप जेफ बेजोस हो, कुछ इस तरह की पर्सन हो, और आप कुछ कोशिश भी करते हो, तब भी आपको एल्गोरिथम इस तरह के रूल्स और रेगुलेशन लगाए गए हैं कि तब भी आप मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे सिस्टम को। तो ये है खासियत प्रूफ ऑफ स्टेक की, इसीलिए प्रूफ ऑफ स्टेक इतना पॉपुलर है। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे कंपटीशन की बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे भाई हर एक दूसरे से लोग कॉम्पीट कर रहे हैं, भाई कौन करेगा पहले, कौन मतलब जल्दी से माइन कर ले और वही विनर बने। मगर इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, देखा आपने, रैंडम सिलेक्शन है, रैंडमली सब कुछ सिलेक्शन होता है, तो कुछ भी कंपटीशन जैसी चीज़ यहाँ पे नहीं रह जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज़ उसे कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।